अब अपन पढ़ते हैं, पहले समझते हैं एटमॉस्फेयर। सबसे पहले देखो, ये है अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। ये है मान लो स्केल। इस ये है एक रेंज, मान लो 15 किलोमीटर तक की ये रेंज रहती है। मतलब 15 नहीं, मतलब 11 से 15 किलोमीटर तक की ये रेंज है, ठीक है। और भी छोटी होती, मतलब 8 से 14 किलोमीटर मान लो, ठीक है, क्योंकि पोल रीजन पे और डिफरेंस होता है, मतलब ऐसे मान लो 8 से 15 14 किलोमीटर तक ये रेंज कह जाती है ट्रोपोस्फियर। कहां तक? यहां से, मतलब एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, अर्थ से ऊपर की, इसे बोलते हैं ट्रोपोस। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की खास बात यह है कि इसका जो टोटल मास है, इसका क्या है? मास। वो टोटल मास कुछ लगभग 80% के लगभग अराउंड है। मतलब टोटल एटमॉस्फेयर कहां तक है? बहुत ऊपर तक है, ठीक है। मतलब ये तो सिर्फ 14 किलोमीटर तक है। मतलब जनरली ये बोला जाता है जियो स्टेशनरी के बाद स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा फैला हुआ है, मतलब बहुत 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो 80% तक, लेकिन इसका मास सिर्फ इसी 8 से 14 किलोमीटर पे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एयर सबसे ज्यादा मिलती है, एयर और गैसेस, ठीक है। एयर और गैसेस यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका मास सबसे ज्यादा। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? देखो क्या क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, पहले अभी से बेसिक समझ लो बस। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कहां तक फैला हुआ है? 14 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे अभी दो चीजें याद रख लो, यहाँ ओजोन लेयर है और एब्सेंट है वर्टिकल विंड। वर्टिकल विंड नहीं बहती यहाँ पे ऐसी, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्वेक्शन नहीं होता ना सब्सिडाइजिंग होता है। भाई वर्टिकल विंड तो वही होती है जहाँ पे हवा उठेगी और नीचे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये सब नहीं होता, तो यहाँ पे वर्टिकल विंड नहीं होती, ये सब यहाँ पे रहता है। और जहाँ वर्टिकल विंड नहीं होती वहीं पे तुम्हारे जो हवाई जहाज, एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट, ये सारे के सारे कहाँ उड़ते हैं? 14 किलोमीटर से ऊपर उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इस लेयर में तुम्हें एयरप्लेन्स मिलते हैं जो उड़ते हैं, क्योंकि वर्टिकल होगा तो ज्यादा टर्बुलेंस होता है। जब टर्बुलेंस सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में इंटर करता है तब होता है, या स्ट्रेटोस्फेयर से जब लैंड करता है तब टर्बुलेंस होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और जब तक वो इसके ऊपर उड़ता रहता है तब तक उसको टर्बुलेंस नहीं, माने आराम से चल रहा होता है एयरप्लेन, ठीक है। तो जब वो ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है तब जाके सबसे ज्यादा टर्बुलेंस होता है। समझ में आया? इसके बाद आती है अगली रेंज, यह 85 किलोमीटर तक रहती है, मीजोस्फेयर है।
यहाँ पे सबसे मिनिमम गैसेस मिलती हैं, ठीक है, गैसेस यहाँ पे बहुत कम मिलती हैं, ठीक है, मिनिमल गैसेस रहती है यहाँ पे, बहुत कम गैसेस रहती है मेसोस्फीयर। इसके बाद आता है 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक ये रहता है थर्मोस्फीयर, ठीक है, ये रहता है थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर में एक लेयर होती है आयोनोस्फीयर। अब आयोनोस्फीयर अभी हम बताएंगे इन डिटेल में सारी लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी में पिछली बार 2024 में क्वेश्चन आ चुका, ठीक है, 2024 में प्री में एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, ठीक है, इसलिए सब चीज बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है, कुछ भी पूछ लेता है यूपीएससी। पूछने से क्या होता है, पास तो करें, मेंस निकल नहीं पा रहा क्या है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थर्मोस्फीयर 600 किलोमीटर तक, ठीक है। और 600 किलोमीटर से जो तुम्हारा अगला पार्ट चलता है वो चलता है एक्सोस्फीयर। ये मतलब अब ये कब तक चलेगा, चलता रहेगा, स्पेस के आखिरी छोर तक ये चलता है, ठीक है, ये इसे कहते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आयोनोस्फीयर में, खास बात ये है अब आयोनोस्फीयर क्या होता है, जनरली यहाँ पे सोलर रेडिएशंस आती हैं, तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं। आयोनाइज मतलब आयंस के फॉर्म में होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होगा तो 2O नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन होगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है, इस टाइप से नाइट्रोजन मिलेगा तो मैं, और भी बहुत सारी जो दुनिया भर की जो गैसेस रहती हैं वो सब काय में रहेंगी, आयोनाइज फॉर्म में रहेंगी, चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। तुमने जितने भी तुम्हारे कम्युनिकेशंस होते हैं, ये तुम्हारे रेडियो, ये सारे कम्युनिकेशन रेडियो वेव से होते हैं, और रेडियो वेव्स यहीं पे रिफ्लेक्ट होती है, वो अर्थ पे आती कैसे है, इसी आयोनोस्फीयर की वजह से। यहीं से तुम्हारी यहाँ पे कहीं सैटेलाइट लगा दी जाती है, वो उन्हें कैप्चर करती हैं, फिर वो तुम्हारे उसी डायरेक्शन में जहां भेजना है वहां पहुंचती हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन, रेडियो वेव का जो कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर, ठीक है। तो अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो रेडियो वेव का कम्युनिकेशन होता है वो होता कैसे, क्योंकि ये किसका पार्ट है, साइंस टेक का पार्ट है। लेकिन साइंस टेक वाइंस ये सब कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जो चीज पढ़ रहा है उसी समय पर खत्म करो, समझ में आया, बाकी सब कोई मायने नहीं रखती चीजें, समझ में आया। और इस वाली ये पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, जो हो गया ये अर्थ है ट्रोपोस्फेयर में। अब यहाँ पे तुम्हारी सबसे पहले, अब अपन शुरुआत करते हैं, यहाँ पे अपन को पता है 80% यहाँ पे गैसेस हैं, ठीक है। तो जो मेनली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, GHG, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। इसलिए ट्रोपोस्फेयर इन सारी लेयर की से सबसे ज्यादा वार्म रहता है। यही यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर का जो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट जो इस रीजन है वो कौन सा है, कौन सा, ट्रोपोस्फेयर। क्यों, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। और सबसे ज्यादा जो मास है, तुम बोलो कि सिर्फ 14 किलोमीटर, और यहाँ से देखो 14 किलोमीटर से लेके कई हजारों ऊपर 1000 किलोमीटर तक ये चला जा रहा, इन सब का मास इतना नहीं है जितना ट्रोपोस्फेयर का है। ट्रोपोस्फेयर का 80% है, इससे भी ज्यादा शायद मास किसका, ट्रोपोस्फेयर का। ग्रीन हाउस गैस की वजह से सबसे ज्यादा वार्मेस्ट क्या है, वो है
क्या है, वार्मेस्ट लेयर है स्पेस एबो एटमॉस्फेयर की। समझ में आया। एक चीज और देखो भाई, ऑब्वियसली बात है कि भाई ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, अर्थ के पास में। तो जो गैसेस होंगी वो भी सबसे ज्यादा अर्थ के पास में ही होगी। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें देखते हो कि सबसे ज्यादा ऊपर जाओगे तो गैसेस कम होती जाएंगी, तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो प्रेशर कम होगा ऊपर जाने से, कम हो गया। अब ऐसे ये बताओ कि ऊपर जब जाते हैं तो गैसेस क्या होती जाती है, ठंडी होती हैं। तो नीचे जाके जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम नहीं होगा। भाई नीचे से यहाँ पे गर्म होती है, गर्म होते होते ऊपर बादल बनती है, ठंडी होती है कि नहीं होती है, तो ठंडी नहीं होगी। तो जब ठंडी होगी तभी तो टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा, कम। इसे बोलते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट। और ये याद रख लो, 1 किलोमीटर में 6 डिग्री तक टेम्परेचर कम होता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, और 1 किलोमीटर जाओगे 6 डिग्री कम हो जाएगा, और 1 किलोमीटर जाओगे 6 डिग्री कम हो जाएगा। और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये पहले ट्रोपोस्फेयर में हमें दोनों चीजें बतानी थी कि वार्मेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, प्रेशर ऊपर जाने से कम होता है, टेम्परेचर ऊपर जाने से कम होता है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये एयर और गैसेस। समझ में आ गया कि नहीं आया। अब आते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या है, ट्रोपोस्फेयर में ही आते हैं और क्या चीजें पहले समझते हैं, ग्रीन हाउस गैस होता कैसे इफेक्ट। समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये है तुम्हारी अर्थ, ये है तुम्हारा सन, सन से आई ये रेडिएशन, ये होती है यूवी रेडिएशन, ठीक है। मतलब इसमें रेडिएशन बहुत सारी होती है। तुम ये बताओ, यूवी रेडिएशन होती है मतलब जनरली इसमें जो आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा होगी, स्पेक्ट्रम हमने बताया था ना भाई, बताया था कि नहीं। विजिबल लाइट होगी, फिर इंफ्रारेड लाइट होगी, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, फिर एक्स गामा रेज होगी। बताया था कि नहीं बताया था ये। फिर माइक्रोवेव होगी, फिर तुम्हारा ये कौन सा वेव होगी, वो रेडियो वेव होगी। यहाँ जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो ये अर्थ क्या कर लेती है, इसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर इसी को रिफ्लेक्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो तुम्हें बताओ, जब अर्थ ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी कि नहीं होगी। तो जो रिफ्लेक्ट करेगी उसकी एनर्जी तो दूसरी होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, इसकी एनर्जी अगर कम हो गई तो इंफ्रारेड हो जाएगी कि नहीं, हो गई कि नहीं है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई भाई। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही थी, एक्सरे गामा रेज ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, ये आयोनोस्फीयर में ही निपट जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो हाई इंटेंसिटी होती है वो ओजोन लेयर निपटा देता है, फिर जो बचती है वो कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो ज्यादा हार्मफुल नहीं रहती, वो अर्थ तक आती है। हाई इंटेंस अल्ट्रा देखो एक्स आती सब हैं,
एक्सरे गामा रे जो है वो तुम्हारा आयोनोस्फीयर को आयोनाइज करने में निपट जाती है, ठीक है, क्योंकि ये आयोनाइज गैस है, हमने बताया था कि नहीं बताया था, ये आयोनाइज गैस है, यहाँ तक ये आयोनाइज गैस है, ये नॉन आयोनाइज गैस है। तो जो आयोनाइज गैस है वो तो तुम्हारी यहीं पर काम आ गई आयोनाइज गैसेस। फिर जो बची अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ओजोन, ओजोन होता है। तो हाई इंटेंस मतलब भाई वेवलेंथ ऐसी फैली रहती है, तुम स्पेक्ट्रम देखोगे तो उसमें जो हाई इंटेंस इस साइड जो होगी और इस साइड जो होगी, तो इस साइड कम एनर्जी वाली होगी, इस साइड ज्यादा एनर्जी वाली होगी। तो ज्यादा एनर्जी होगी यूवी रेज की, तो वो ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है। कम एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ पे आती है, अर्थ तक आती है। तो जो कम एनर्जी वाली अर्थ वेव आएगी उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा। कितनी जगह पर रिफ्लेक्ट होती है, अभी तुम्हें बताया था स्नो होता है, स्नो होता है कि नहीं होता है, स्नो मतलब बर्फ होती है कि नहीं होती है, बर्फ क्या कोई भी चीज जो होगी वो ऐसे पड़ेगी, ऐसे टकरा के बाहर जाएगी, कुछ तो वो एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा। जैसे स्नो है तो स्नो का एल्बिडो ज्यादा होता है, एल्बिडो का मतलब जो है कि रिफ्लेक्शन उसका ज्यादा होता है, वो कम बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। और ब्लैक एरिया अगर होगा, ब्लैक एरिया होगा तो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो रिफ्लेक्ट बहुत कम करेगा, ठीक है। तो ये सब पेड़ पौधे जितनी भी सब कुछ जो चीजें हो रही है ना, ये सब क्या कर रही है, क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट ही तो कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है सब, ठीक है। तो अब ये जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, तो एनर्जी कम हुई तो इंफ्रारेड में नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो पेनिट्रेट कर देता है उनमें, उनमें बहुत ज्यादा वो उन्हें नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, तो इसे एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेज को। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो इंफ्रारेड रेज को, इंफ्रारेड लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है। तो ठीक है, ट्रैप कर लिया। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, जैसे CO2 हो गई, मीथेन हो गई, CH4, तुम्हारी वाटर वेपर हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ये ग्रीन हाउस गैस ने ट्रैप कर ली। अब अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो क्या होता है, ये सारी की सारी ऊपर चली जाती, स्पेस में चली जाती, तो अर्थ इतनी ठंडी हो जाती, अर्थ में हीट ही नहीं रहती ना भाई, तुम्हें ये गरम गरम लगता है हीट, ये क्यों लगता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो अर्थ चंद्रमा जैसा होता, मतलब सुपर ठंडा, सुपर ठंडा, भयानक ठंडा, रात में भयानक गर्म, दिन को भयानक गर्म और रात को भयानक ठंडा, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से मेंटेनेंस, जो तुम्हारा टेम्परेचर है ना 15 डिग्री एवरेज, ये बना के रखता है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैसेस होना भी बहुत जरूरी है, ये समझ में आया, ग्रीन हाउस गैस कोई खराब गैसेस नहीं है, लेकिन अगर इनकी अति हो जाए तो ये ज्यादा ट्रेस कर लेंगे, ज्यादा ट्रैप कर लेंगे कि नहीं, ज्यादा ट्रैप कर लेंगे तो ज्यादा गर्म करेंगे एटमॉस्फेयर को, और फिर ज्यादा ट्रैप करेंगे और ज्यादा गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर और नुकसान होगा, फिर गर्मी बढ़ती जाएगी बहुत ज्यादा। तो अभी ग्रीन हाउस गैसेस एक अमाउंट में होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में होना क्या है, खतरनाक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, और फिर धीरे धीरे इनको ये गर्म करती रहती हैं, पूरे धीरे धीरे रिफ्लेक्ट, मतलब इस पूरे थर्मल टेम्परेचर को धीरे धीरे मैनेज करती रहती है। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो ये है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ये ट्रोपोस्फियर में होता है, इसलिए ट्रोपोस्फियर सबसे ज्यादा वार्मेस्ट लेयर होती है, और ये कहीं पे जनरली स्ट्रेटोस्फियर में अगर तुम देख लो, तुम स्ट्रेटोस्फियर में देखो, मीजोस्फियर में देखो, थर्मोस्फियर में देखो, एक्सोस्फियर में देखो, आयनोस्फियर में देखो, तो ये सारी की सारी प्रोसेस वहां पे नहीं दिखती, तो ये सिर्फ कहाँ पे दिखती है, थर्मोस्फियर। इसलिए थर्मोस्फियर सबसे ज्यादा हीटेस्ट लेयर है पूरे एटमॉस्फेयर की। यही यूपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था बस। तो क्यों है बता दिया हमने, ग्रीन हाउस गैस समझ में आ गया, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। तो ये तुम्हारा ट्रोपोस्फियर
जनरली मेजोरिटी ऑफ टाइम, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम नहीं, मतलब मेजर खत्म हो गया। समझ में आ गया? ये है ट्रोपोस्फेयर। इसमें ग्रीन हाउस गैस हो गए, और क्या बचता है इसमें ट्रोपोस्फेयर में? बाकी शायद हो गई सारी चीजें। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। दुनिया सब रहता है उसमें, ये तो बता रहे हैं भाई। और दुनिया ग्रीन हाउस गैस जो बहुत सारी है। ये तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना है? क्योटो प्रोटोकॉल ने 6 ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया है। बहुत सारी खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस है। SF6 है, हाईएस्ट रेंज की है। NOx है, ये और मतलब इससे थोड़ी कम की रेंज की SOx है। ठीक है, तुम्हारा CH4 है, तुम्हारा CO2 है। ये सारी तुम्हारी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ये भी एक खतरनाक वो है। एक HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं दोनों। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें बताई गई हैं। वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल देखोगे तो छह ऐसी गैसेस बताई गई हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो हमें इनको क्या करना है? कंटेन करना है। तो सारी जद्दोजहद जो चल रही है वो इन्हीं गैसेस को कम करने में लगी हुई है कि इनका एक्सपेंशन ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर इनका एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा तो ये इंफ्रारेड रेज को बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं, बहुत ज्यादा ट्रैप कर लेंगी। और धीरे धीरे फिर वो क्या, कोई भी चीज तुम्हें ये बताओ, जैसे तुम्हें लाइब्रेरी है, ठीक है, ये छत है। अगर ये छत बहुत ज्यादा हीट करेगा तो तुम्हें नीचे गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? और अगर ऊपर ठंडक करेगा तो तुम्हें नीचे ठंडक लगेगी कि नहीं लगेगी? तो तुम्हें ये बताओ कि तुम्हारे सर के ऊपर पूरा हीट भर के बैठी है ग्रीन हाउस गैस, तो धीरे धीरे गर्म करेगी कि नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। तो धीरे धीरे गर्म करते करते टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर, इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये तो ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जो चेंजेस हैं क्लाइमेट में, उनको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? कोई हवाई मिसाइल थोड़ी ना है, यही चीज है। ये हो गया तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने देख लिया ओजोन लेयर होती है। इसमें वर्टिकल बेंड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, कन्वेंशन हीटिंग होती है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीटिंग होती है, तो जो ईयर रहेगी वो बहुत ऊपर तक जाएगी, तो इसलिए इसकी हाइट जो होती है वो ज्यादा रहेगी। पोल पे हीटिंग होती नहीं है, तो पोल पे धीरे 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 ऐसे होगी। तो यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर होगा वो क्या होगा, कम। यहाँ पे ट्रोपोस्फियर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे जल्दी स्ट्रेटोस्फियर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा आ जाए। कब आया था? अब जब आया होगा तो देख लेना। ठीक है, तो ये इस टाइप के सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है भाई। कुछ इसमें ज्यादा ज्ञान लगाने नहीं है। यहाँ पे ज्यादा हीटिंग होगी तो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे कम हीटिंग होगी तो नीचे जाएगा। बस हो गया ट्रोपोस्फियर। इसलिए हमने यहाँ पे रेंज लिखी है, 8 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर तक फैला रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं अपन अगले रेंज पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे। समझ में आया कि नहीं आया? UPSC में आया? कब आया? 24 में ही आया। हम ही देखे आए, हमें पता नहीं। देखो, सबसे पहले द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय नहीं, एटमॉस्फेयर जो है ज्यादा हीटेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो इससे ज्यादा हीटेड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से। और दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट इज इनका डी आ जाएगा। सिंपल सा, हटाओ वहां की। दूसरा, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, फर्स्ट सही हो गया। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्ट टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग, जी सिंपल कन्वेंशन। ये देखो, दो क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही निपट गए 2024 के। समझ में आ गया कि नहीं आया?
आ गया समझ में। अब आते हैं पहले तो देखो इसमें ओजोन लेयर होती है। अब ओजोन लेयर इसकी होती है, तो ये तुम्हारी ओजोन लेयर की एक परत है। ये क्या करती है, यूवी रेडिएशन को, जो यूवी की हाई रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, हाई जिनकी एनर्जी होती है, उनको ओजोन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ओजोन क्या करती है, O3 होता है इसमें, ठीक है, ओजोन मतलब O3। ये हीट आएगी इसमें, तो ये O2 प्लस O ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये बाद में फिर ये क्या करेगी, ये फिर रिएक्शन करते हैं, तो फिर ओजोन बना देते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये ओजोन है। अब हमें ये चीज बताना इसलिए जरूरी है, पहले तो ये चीज समझो। दूसरे नंबर पे अब क्या होगा, तुम्हें मान लो ओ जो है वो खाली बैठा हुआ है, खाली बैठा है कि नहीं। अब ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हम फैलाते हैं, पता है कि नहीं, पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब आते हैं, CFC वगैरह, तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खत्म नहीं होते, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन लंबे समय की ग्रीन हाउस गैसेस हैं। धीरे धीरे ऊपर ऊपर पहुंचते, एक दिन कन्वेंशन हीटिंग होगी, गैसेस पहुंचती जाएंगी ऊपर, तो एक दिन वो यहाँ पहुंच ही जाएंगी। और जब ये यहाँ पहुंच जाएंगी तो क्या करेगी, जो खाली ऑक्सीजन जो है, जो O2 नेगेटिव, ये क्या कर देगी, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी। तो अब ऑक्सीजन तो है, लेकिन अब ओजोन नहीं बन पाएगी, और जब ओजोन नहीं बन पाएगी तो ओजोन क्या होती जाएगी, पतली, धीरे धीरे पतली हो जाएगी, उसमें एक होल बन जाएगा। तो इसे ओजोन होल बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ओजोन होल मतलब कुछ नहीं होता। ओजोन होल ये नहीं है कि होल हो जाए, ओजोन होल का मतलब है तुम्हारी ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही, पतली होती जा रही है। समझ में आ रहा, यही चीज है। अब ये पतली होती जाएगी तो ये जो यूवी रेडिएशन है, जिन्हें मैं भी एब्जॉर्ब कर लेती थी, अब ये ऑब्जर्व ना करके सीधी अर्थ पे आ जाएंगी, और ये अर्थ पे आ गई तो सब जल जाएगा। समझ में आया। तो इसलिए तुम्हारा मॉन्टेरियल कन्वेंशन है एक, है कि नहीं है, वियना कन्वेंशन, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल है वो, उसका प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। कन्वेंशन कौन से, वियना कन्वेंशन है, 1985 में हुआ था। उसके बाद प्रोटोकॉल आया था जिसका नाम है क्या, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। उसके बाद एक और उसका प्रोटोकॉल आया है, क्या नाम उसका, मॉन्टेरियल के बाद एक और आया है, आईची, शायद आईची है, AICH, आईची प्रोटोकॉल। और इसके पहले आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। AIC प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये सब प्रोटोकॉल किसके लिए, ओजोन के लिए है। ये हम तुम्हें उसमें बताएंगे एनवायरमेंट में। अभी ये समझ लो, इनने बोला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम करो, तो कम कर दी इनने। अब IC में बोला HFC कम करो, नहीं, हाँ, इनने बोला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम करो और HFC का यूज करो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। अब बाद में पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो तो ग्रीन हाउस गैस, बहुत भयानक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन को तो ओजोन को तो इफेक्ट नहीं करेगी ये, लेकिन ग्रीन हाउस गैस है। और हमने बोला HFC जो है, SF6 से जो दूसरे नंबर पे आती है, मतलब भयानक वो है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो ठीक है, आईची आया, आईची प्रोटोकॉल में बोला है कि भाई साहब इस SFC को हमें क्या करना है, खत्म करना है। इसकी जो एक वो ओल्फियन है, कुछ ओफिलियन जो भी है वो बाद में बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा। ये समझ लो बस अभी, ये प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ओजोन हो गया, पहली चीज तो ये समझ में आया। अब इसका टेम्परेचर कैसे भागता है, तो मैं बताओ, इसका टेम्परेचर क्या होता था, डिस्टेंस के साथ क्या होता था, कम होता था। इसका डिस्टेंस के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर लिख लो, ये टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ओजोन की वजह से। तो मैं बताओ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही, तो गर्म नहीं होगा समय के साथ। ओजोन जहां जहां तक रहेगी, पहले ठंडी रहेगी, फिर गर्म रहेगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, जहां टेम्परेचर ठंडा है, एक साइड गर्म हो रहा है, पहले ठंडा है फिर ऊपर गर्म हो रहा है, तो इसे क्या बोलोगे, टेम्परेचर इन्वर्जन।
लिख लो टेम्परेचर इसे बोलोगे टेम्परेचर इन्वर्जन। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या याद रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये याद रखना है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि वो स्ट्रेटोस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ये ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर वार्मेस्ट लेयर है। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ये तुम्हारा हो गया, समझ में आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं आ गई? ओजोन समझ में आ गया क्या होता है ओजोन? ये तो मैं दो प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और आईजी प्रोटोकॉल। समझ में आया कि नहीं आया? जी अभी कभी हुआ था 2000, अब डेट मेट याद नहीं है मेरे को, देख लेना जब भी हुआ था, लेकिन अभी हुआ था, अभी कुछ ही 10 साल में, 10-15 साल में कहीं हुआ हो। इंटरनेट में देख लेना कौन सी डेट है, डेट मेट कौन याद रखता है भाई। ये तो कुछ कुछ तो वो है कि बहुत ही रिमार्केबल चीजें हैं कि भाई भारत देश आजाद कब हुआ, पता है 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, भारत का संविधान का। तो इस कुछ चीजें याद रहती हैं। 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पता है, हाँ भाई ये स्टेट को आया, तुम्हारा 42nd हो गया, 44 वाला पता है। ये सब चीजें जो है, मेनका गांधी केस जो हो गया, केस मरंदा भारती केस हो गया, ये सब याद रहती है थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, कि कौन सी डेट में आई। अब तुम कहोगे ये चीज कब हुई, ये वो चीज है, रोज एक कुछ ना कुछ हो रहा है, ये सब चीजें याद नहीं रहती। याद करने से भी कोई मतलब नहीं है, पूछता भी नहीं है यूपीएससी को, ये सब फालतू की चीजों को कोई लेना देना नहीं। मतलब क्या है, उसके अंदर क्या चीज है, वो चीजें इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपन मीजोस्फेयर पे। थक तो नहीं गए? अब मीजोस्फेयर में कुछ नहीं होता है, यहाँ गैसेस बहुत कम होती हैं। अब तुम बताओ, जहां पे गैसेस बहुत कम होंगी तो ऊपर जाने से डिस्टेंस वो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत स्पीड में कम होता है, तो बहुत कम हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर। मीजोस्फेयर में ये है, गैसेस बहुत कम होती हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही कम रहती है। ठीक है, अब आते हैं आयोनोस्फेयर में। अब आयोनोस्फेयर में जब ऊपर जाते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस होती है वो आयोनाइज फॉर्म में रहती हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी एक्सरे गामा रेज जैसी रेज आती हैं, इनको ये हीट करती हैं, इसकी वजह से क्या होता जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कहाँ ऊपर हो रहा है, कहाँ नीचे हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो अलग अलग लेयर में अलग अलग वो है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर में आयोनाइजेशन होता है। अब तुम्हें एक चीज देखना है यहाँ पे, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? अब एक चीज समझनी है, ये अभी समझना है आयोनोस्फेयर में रेडियो वेव कम्युनिकेशन कैसे होता है? ठीक है, तो फिर देखो, आयोनोस्फेयर बहुत ही खास बात है। आयोनोस्फेयर आयोनोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं, एक तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन,
और यहीं पे बनते हैं तुम्हारे अरोरा, अरोरा नाम सुना है कि नहीं सुना? क्या बोलते हैं इनको? ये यूपीएससी मीन्स में आया है क्वेश्चन 15 नंबर का 2024 के पेपर में ये आया। बताओ, ये दो फेनोमेना यहाँ पे होते हैं। रेडियो वेव का कम्युनिकेशन होता है, तो हमारे जो तुम्हारे एविएशन, तुम्हारे जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही है, तुम्हारे यहाँ मोबाइल चल रहा है, दुनिया भर की जो चीजें चल रही है वो सब कम्युनिकेशन यहाँ से हो रहा है। आयोनोस्फीयर नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या होता है रेडियो वेव कम्युनिकेशन, ये समझ लो आयोनोस्फीयर है, ठीक है? समझ क्या लो है ही, ये समझ लिया ये आयोनोस्फीयर है कि नहीं है? ये आयोनोस्फीयर है, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग लेयर्स होती हैं। एक होती है डी लेयर, एक होती है ई लेयर, ये होती है एफ लेयर, और ये फर्दर डिवाइड होता है F1 में और F2 में, डे टाइम में। हम तुम्हें एक चीज बताना भूल गए, ये लेयर से हमें याद आ गया, तुम एक चीज लिख लो, वो टेम्परेचर जब हमने पढ़ाया था, टेम्परेचर में एक चीज ध्यान रखना कि थर्मोक्लाइन होता है, जब हमने बताया था ना थर्मोक्लाइन होता है, उसमें वो लिख लिया जहाँ पे शार्पली टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो वो सिर्फ तुम्हें टेम्परेट और इक्वेटर रीजन में मिलता है, ठीक है? दोनों महीनों में। और पोलर रीजन में ये विंटर टाइम में थर्मोक्लाइन नहीं मिलता। समझ में आया? नहीं आया समझ में? इसमें समझना क्या है, सीधा लिखना है बस। थर्मोक्लाइन के बारे में पता है कि नहीं पता है? थर्मोक्लाइन जो है वो तुम्हें दोनों विंटर सीजन, दो सीजन होते हैं कि नहीं होता है, विंटर और समर सीजन, तो इक्वेटोरियल और टेम्परेट जोन में तुम्हें थर्मोक्लाइन मिलता है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा देखने को, तुम क्या, ठीक है? लेकिन पोलर रीजन में क्या होता है, ये तुम्हें क्या नहीं मिलता, ये थर्मोक्लाइन नहीं मिलता। स्पेशली कब नहीं मिलता? विंटर सीजन में। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अपर टेम्परेचर और जो लोअर टेम्परेचर होता है वो समथिंग कम ही रहता है, तो उन्हें जरूरत ही नहीं होती कि टेम्परेचर ऊपर नीचे हो। समझ में आया? लिख लिया ये भाई? ऊपर ठंड पड़ रही है, नीचे भी उतनी ठंड पड़ रही है, तो अब क्या इतना वेरिएशन करना? आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? तो ये चीज हमें याद आ गई, अभी अभी लिख लो इस चीज, क्योंकि अब कुछ भी पूछ लेती यूपीएससी। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो क्या होता है। ए डी लेयर होती है, एफ लेयर होती है, इसमें समझना कुछ नहीं है, सिर्फ रेडियो वेव का जो कम्युनिकेशन होता है वो डे टाइम में होता है, मतलब डे टाइम नहीं, मतलब डे और नाइट दोनों में ही होता है, ठीक है? डे टाइम में ज्यादा इफेक्टिव होता है और रात के टाइम में कम इफेक्टिव होता है। तो देखो, जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है, और ये मीडियम रेंज की ये लो फ्रीक्वेंसी, ये मीडियम रेंज और ये हाई रेंज की
ठीक है, हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी और हाई डिस्टेंस वाली भी, लॉन्ग रेंज वाली। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है आयोनोस्फीयर में क्या रह पाए जाते हैं, आयंस, आयंस पाए जाते हैं कि नहीं। तो जब रेडियो वेव्स आती है, रेडियो वेव्स क्या है, सन है, सन में ये सारी वेव्स होती हैं, कौन सी होती हैं, एक्सरे भी होती है, गामा रेज भी होती है, ये दुनिया भर की वेव्स होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं। तो जब ये आती हैं तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई रेंज वाली और लॉन्ग रेंज वाली रेडियो वेव्स होती हैं, वो इस एफ लेयर में क्या होती है, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ बाउंस कर देती हैं अर्थ की ओर, सीधी वहीं से धड़ाम। और जब ये धड़ाम की यहां से, तो वो क्या करेंगी, फिर से ऊपर जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अब ये ऐसे थोड़ी ना दिखाई देगा भाई कि तुम इतने दिमाग लगा रहे हो उस चीज में। भाई हमने तो बता दिया कि ऐसा होता है। भाई अब जो रेडियो वेव्स आई हैं वो अर्थ तक कैसे आएंगी, अर्थ की आयोनोस्फीयर की वजह से होती है। एफ लेयर जो होती है वो लॉन्ग रेंज रेडियो वेव जो होती है, लॉन्ग रेंज कहाँ पे यूज होती है, एविएशन में लॉन्ग रेंज यूज होती है। भाई ये बताओ, तुम्हारे मोबाइल फोन लगाओगे, तुम यहाँ से यहाँ लगा दोगे, बगल में फोन लगाओगे, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000, 5,000, 3,000, ऐसे मतलब किलोमीटर फोन लगाओ। भाई एविएशन में तुम, हवाई जहाज उड़ रहा है, तुम्हें यहाँ से उसे कम्युनिकेट करना है, उसी के खतरनाक स्थिति में नेविगेशन, जो तुम्हारा वहां पे तुम्हारा जो जहाँ पे क्या बोलते पानी रहता है, ओशियन, ओशियन में नेविगेशन कैसे होता है, इसकी वजह से होता है। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उससे पूरी एक्यूरेसी से ये सब वो पोजीशनिंग कैसे चेक हो रही है, सब रेडियो वेव से हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करती है, रेडियो वेव्स आती है तो वो यहाँ पे पूरा अर्थ तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे तुम्हारी सैटेलाइट रखी रहती है, सैटेलाइट क्या करती है, इसको रिसीव करती है, और एक यहाँ पे रिसीवर रहता है, वो वहां पे भेज देती है। ठीक है, इसको रिसीव कर लेगा और फिर इसको जहां भेजना है फिर वो उसको फिर भेज देगा। नहीं समझ में आया, सब यहीं से तो होता है। ठीक है, और इनको कैच करने के लिए अलग अलग वो रहते हैं, अब वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे सांस अटैक में। तुम्हारा जैसे के ट्रांसपोंडर होता है, एक तुम्हारा के होता है, ई होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोंडर। तो वो क्या करते हैं कि उनको उन अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वेव्स की, उनको क्या करता है, उन्हें कैप्चर कर लेता है और फिर उनको भेजता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट मेटेलाइट का यही सब काम होता है, रिसीवर का। ये तुम जो डीटीएच लगाए रहते हो ना, ये रिसीवर है, समझ में आया, ये रिसीवर है। अगर ये नहीं लगेगा, ये रिसीव कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, इसकी एक सैटेलाइट होगी, इसकी क्या सैटेलाइट होगी, ये जो इंडिया में काम कर रहा है तो इसरो इसका स्पेक्ट्रम भेज रहा होगा। ठीक है, कि भाई इस फ्रीक्वेंसी में तुम्हारी डीटीएच चलेगी, तो इसरो कैच कर रहा होगा सैटेलाइट के थ्रू, और फिर तुम्हें सर्विस दे रहा होगा। इस गवर्नमेंट इससे पैसे कमा रही होगी दुनिया भर की। समझ में आया कि नहीं है। तो ये होता है। तो और जो होती है हाई रेंज फ्रीक्वेंसी, ऐसे ये मीडियम रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही लो फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है। तो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो होती हैं, जिसमें तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी होगी, जैसे तुम्हारे टेलीविजन जिनसे चलता है, ठीक है, तुम्हारा रेडियो जिनसे चलता है, भाई डिस्क मिसकाती है, लो फ्रीक्वेंसी वाली होती है। तो ये सब चीजें तुम्हारी इसमें आती है। तो ऐसे होता है, समझ में आया। तो तुम्हें ये याद रखना है, ये वो सॉरी की बैंड होता है, ये बैंड होता है, इन्हें बैंड बोलते हैं। समझ में आया, ये होता है आयोनोस्फीयर का पहला काम। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, ऑरोरा। ऑरोरा तुम देखते होगे कि, तुम क्या देखते होगे, जो नॉर्थन स्टेट में रहते हैं, पोल्स वाले रीजन में रहते हैं, तो तुमने देखा होगा, तुम लोगों ने ऐसे तो देखा ही होगा, हरे रंग का बादल बना हुआ दिख रहा है, हरे नीले रंग का बादल, नहीं देखा है भाई। वो उस पे इंटरनेट पे ये पूरी की पूरी स्पेलिंग डालो, तुम डालो,
सिर्फ यही स्पेलिंग डालनी है, कुछ नहीं डालना। क्या देखा? हरे रंग का प्रकाश। ये देखो, ये दिख रहा है, कैसा लग रहा है देखने में? सम्मोहित हो जाता है इंसान इसको देख के। समझ में आया? तो ये रेडियो वेव्स अब ये कैसे बनते हैं, इसको देख लेते हैं। देखो, ये है सन। सन है कि नहीं है? ये है तुम्हारी अर्थ, है कि नहीं है? ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये है तुम्हारा साउथ पोल। तुम्हें पता है अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसे बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर। जो अर्थ की मैग्नेट मतलब जियो मैग्नेट जो है, जियो मैग्नेटोस्फीयर, इसे मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये सन है, सन में क्या होते हैं तुम्हें पता है? सोलर विंड निकलती है यहां से। क्या निकलती हैं? सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास रिएक्शन। ये निकलते हैं कि नहीं निकलते? निकलते रहते हैं। यहाँ पे जो यहाँ की जो मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, तो इसकी वजह से सोलर विंड वगैरह, सोलर फ्लेयर से बहुत इंटेंस निकलते हैं। 11 साल तुम्हें याद कर लो, 11 ईयर का 16 साइकिल होता है, और जब 11 ईयर आ जाती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा चेंज होता है, उसकी वजह से सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास रिएक्शन बहुत हैवी और इंटेंस होता है। ठीक है, ये होते क्या है भाई, तुम्हें बताओ? सूरज से चीजें निकलती हैं, जब इतनी इंटेंस गर्मी से निकलेंगी तो चार्ज पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को सुना है कि नहीं सुना? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जब चार्ज पार्टिकल आएंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे अर्थ की ओर? अर्थ तो पड़ता ही है बीच में, अर्थ पर रोशनी आती है कि नहीं आती है? तो ये चार्ज पार्टिकल भी आएंगे, उसी स्पीड में आएंगे जैसे स्पीड में क्या, जैसे स्पीड में लाइट आती है, इसको छोड़ के। क्योंकि ये कुछ मास को भी लेके जाती है। अब मास को लेके जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ सिर्फ चार्ज पार्टिकल आते हैं सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स में, यहाँ मास लेके आते हैं तो थोड़ी स्पीड कम रहती है। तो लाइट की स्पीड से सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स आते हैं, लाइट की स्पीड से कोरोनल मास रिएक्शन नहीं आता। लिख लेना, नहीं तो ये गलत मलत कर दो। जब ये आएगा तो ये बताओ, तुम इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? जब ये टकराएगा तो ये क्या करेगा? इसको ये नलीफाई कर देगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये बताओ कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन तो थोड़ा सा खाली पड़ा है ना भाई, दिख रहा है ना, ये खाली पड़ा हुआ है।
तो यहां से चार्ज पार्टिकल अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, अब ये घुस गए चार्ज पार्टिकल अंदर, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए सोलर विंड। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? मैग्नेटोस्फेयर। और तीसरे नंबर पे क्या होगा? जब ये अंदर घुसेंगे तो हमारी आयोनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जब इनमें आपस में टकराहट होती है तो इनसे लाइट क्रिएट होती है। कैसे? जब चार्ज पार्टिकल्स होंगे, देखो ये चार्ज पार्टिकल्स हुए मतलब कुछ एनर्जी आई, ये एनर्जी इनने किसको दे दी? किसको दे दी? आयोनोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, है कि नहीं है? आयोनोस्फेयर में आयंस है कि नहीं है? आयन से उनको एनर्जी मिल गई। मान लो ऑक्सीजन को मिल गई एनर्जी, ठीक है, नाइट्रोजन को मिल गई एनर्जी, या किसी को मिल गई एनर्जी मिल गई, ठीक है, मिल गई। तो ये क्या करेंगे? ये जब किसी को एनर्जी मिलती है तो वो दौड़ने भागने लगता है कि नहीं भागने लगता? मतलब इंटेंस हो जाता है कि नहीं? तो वो क्या करेगा? अब कोई भी चीज क्या होती है हमेशा, केमिस्ट्री में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, हम तुम्हें जाने क्या क्या पढ़ा है, लेकिन केमिस्ट्री में तुम्हें एक चीज पता होगी, अगर जीवन में कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो केमिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी? केमिस्ट्री में या हर चीज में, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो क्या करती है? अपने आप को जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन में रहने की कोशिश करती है वो। ठीक है, तुम भी एक दिन क्या हो, अभी तुम जिंदा हो, आने वाले 50 साल 40 साल बाद तुम भी मर जाओगे, तो तुम आगे जा कहाँ रहे हो? तुम रेस्ट पोजीशन में जा रहे हो। तुम रेस्ट में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो हर एक चीज जो है वो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। अगर उसको एनर्जी मिल गई तो वो उस एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा, और जब वो एनर्जी को इमिट करता है तो एक कलर के फॉर्म में करता है, उससे कलर निकलते हैं, उसी कलर, और कई कलर निकलते हैं, रेड, ग्रीन, पर्पल। ये ध्यान रख लो, रेड और ग्रीन जो निकलता है वो ऑक्सीजन के आयन से निकलता है, और नाइट्रोजन से पर्पल निकलता है। समझ में आ गया? तो जब ये ग्रीन कलर के जो निकलते हैं, इसी से बनता है क्या? ये चीज बनती है ऑरोरास। ठीक है, अब तुम ये बताओ, तो ऑरोरा कहां पे मिलेंगे? पोल रीजन पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हैं? पोल पे ही मिलेंगे ना भाई। पोल पे ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि पोल के अंदर से ही तो इंटर कर पा रहे हैं। समझ में आए? तो पोल के आसपास ही तुम्हें ऑरोरा मिलते हैं। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी मिलेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे। इक्वट ऐसे क्यों नहीं? देख, तुम लोग क्या रहते हो? तुम लोग रहते हो ट्रॉपिकल रीजन में। तुम लोग क्या सभी रहते हैं? हम ही रहते, मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं अपन लोग, इसलिए अपन को ये हरे हरे चीजें दिखती। अगर अपन पोल्स रीजन में देखते तो अपन को ये दिखता। समझ में आया? नहीं समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? तो पोल रीजन में इसलिए दिखता है। तो दोनों जगह दिख रहा है, देखो, नॉर्थ पोल में भी, साउथ पोल में भी। ठीक है, तो नॉर्थ पोल में दिखेगा तो उसे बोलेंगे ऑरोरा बोरियलिस। रट लो इसे, BOREALIES। और इसको बोले जो साउथ में दिखेगा, ये नॉर्थ में मिलेगा। साउथ में मिलेगा तो कहाँ मिले? साउथ का नाम क्या होगा? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया। पता तो है? पता था, लेकिन ये है वो नहीं पता था, नाम पता था। ये है, ठीक है, इसको बस ये हो गया तुम्हारा ऑरोरा। तो तुम्हारी पूरा एटमॉस्फेयर हमने बता दिया, उसमें होने वाले सारे फीचर्स बता दिए, जो सारी चीजें डिटेल में होती हैं सब चीजें हमने तुम्हें बता दी। समझ में आ गया? तो अलग अलग से चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ एक जगह पे पढ़ लो, खत्म खेल। अब छुट्टी कर रहे हैं, कर दें कि अभी और पढ़ना है?